नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। प्रधानमंत्री ने देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन लॉन्च की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के निर्देश दिए। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने कच्छ के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया। खगोलविदों ने 8 अरब वर्ष पहले घटित आकाश गंगाओं के विलय की घटना से उत्पन्न फास्ट रेडियो बर्स्ट्स का पता लगाया। सरकार ने सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए स्टार लेबलिंग प्रोग्राम शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक समिति ने इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना की सिफारिश की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ने देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन लॉन्च की। इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस ट्रेन को नमो भारत नाम दिया गया है। इसे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के साहिबाबाद दुहाई खंड पर शुरू किया गया है। आरआरटीएस रेल आधारित तथा सेमी हाई स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी वाली एक नई कंप्यूटर ट्रांजिट प्रणाली है। इसे पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ डिजाइन किया गया है। आरआरटीएस हर 15 मिनट में इंटरसिटी आवागमन के लिए हाई स्पीड ट्रेनें उपलब्ध कराएगी। आरआरटीएस कॉरिडोर की सिफारिश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने की थी। बोर्ड ने अपनी एनसीआर 2032 के लिए परिवहन पर कार्यात्मक योजना में 8 आरआरटीएस कॉरिडोर्स की पहचान की थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को आरआरटीएस के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एनसीआरटीसी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन है। ये केंद्र सरकार तथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। आरआरटीएस नेटवर्क का रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, बस सेवाओं आदि के साथ व्यापक रूप से मल्टी मॉडल एकीकरण किया जाएगा। ये एकीकरण पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप होगा। आरआरटीएस कॉरिडोर का लाभ ये है कि इससे एनसीआर में संतुलित धारणीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। यात्रा में लगने वाले समय में 60 से 75% की कमी आएगी। यातायात संबंधी भीड़ और प्रदूषण में कमी होगी। आरआरटीएस कॉरिडोर के परिचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति ज्यादातर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की सहायता से पूरी की जाएगी। मेट्रो के विपरीत आरआरटीएस कम स्टॉप्स के साथ अपेक्षाकृत लंबी दूरी तय करेगी। पारंपरिक रेलवे की तुलना में आरआरटीएस समर्पित मार्गों के साथ विश्वसनीय, हाई फ्रीक्वेंसी और पॉइंट टू पॉइंट क्षेत्रीय यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। ये पेपर 1 के टॉपिक सुभेद्य वर्गों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाएं या फिर न्यायपालिका के फैसलों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। हाथ से मैला उठाने का मतलब है किसी व्यक्ति को अस्वच्छ शौचालय में या फिर खुले नाले या गड्ढे में या रेलवे ट्रैक आदि पर मानव मल को हाथ से हटाने, उठाने या किसी भी तरीके से उसके निपटान के लिए नियोजित करना है। वर्ष 2021 में देश में लगभग 58,098 व्यक्तियों की हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान की गई थी। इनमें से लगभग 75% महिलाएं थीं। वर्ष 2018 से 2022 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय 339 लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघवाद के तहत जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में ये कहा गया है कि सीवर की सफाई के दौरान होने वाली मौतों के मामले में मृत कर्मी के परिजन को दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाए। स्थायी दिव्यांगता के लिए मुआवजा राशि 20 लाख रुपए और अन्य प्रकार की दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपए निर्धारित की जाए। पीड़ित कर्मियों और उनके परिजनों का पुनर्वास किया जाए। कर्मी के परिवार के बच्चों को छात्रवृत्तियां और कौशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 ये प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति या एजेंसी किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के लिए नियोजित नहीं करेगा या करेगी। हालांकि सुरक्षा उपकरणों के साथ मल को हटाना हाथ से मैला उठाना नहीं समझा जाता है। इसका
कानून के उल्लंघन पर सजा के तौर पर 2 साल की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। अधिनियम के तहत स्थानीय अधिकारियों का दायित्व है हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान करना, अस्वच्छ शौचालयों को ध्वस्त करना और सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव करना। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कई पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नमस्ते शुरू की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आधिकारिक तौर पर मैनहोल शब्द की जगह मशीन होल शब्द के उपयोग का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम सफाई कर्मियों के उत्थान के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने गुजरात के कच्छ के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया है। UNWTO ने संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन में धोरडो गांव के अनुकरणीय योगदान के लिए उसे ये सम्मान प्रदान किया है। धोरडो गांव कच्छ के रण में अवस्थित है। इस गाँव में वार्षिक रूप से प्रसिद्ध रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। रण उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है। इसे सर्दियों में मनाया जाता है। गुजरात पर्यटन इसे हर साल मनाता है। ये उत्सव इस क्षेत्र के पारंपरिक संगीत, कला और शिल्प को प्रदर्शित करता है। धोरडो गांव में सिंध का मुतवा समुदाय भी निवास करता है। इस समुदाय के लोग मुतवा काशीदाकारी कला में दक्ष हैं। इस कला में वस्त्र पर छोटे छोटे दर्पण के टुकड़ों, चांदी के आभूषणों और चमड़े के साथ कढ़ाई की जाती है। पर्यटन का वो रूप जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को दिखाया जाता है, उसे ग्रामीण पर्यटन कहते हैं। इसमें कृषि पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, प्रकृति पर्यटन, साहसिक पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन शामिल है। ग्रामीण पर्यटन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। ये आर्थिक संकट के समय शहरों की ओर पलायन को कम करता है। हालांकि ग्रामीण पर्यटन के लिए काफी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि खराब परिवहन और निम्न स्तरीय अवसंरचना, शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास की कमी है। ग्रामीण पर्यटन के संवर्धन के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप तैयार किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसके तहत ऐसे गांव को सम्मानित किया जाता है जो ग्रामीण पर्यटन का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। इसे 1946 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल टूरिस्ट प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर प्रस्तावित किया गया था। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ये 2003 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गया। UNWTO पर्यटन नीति से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। साथ ही ये पर्यटन संबंधी तकनीकी ज्ञान के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, समावेशी विकास और पर्यावरणीय संधारणीयता के चालक के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देना है। वर्तमान में 159 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पहल की शुरुआत 2021 में की गई थी। इसके तहत ग्रामीण पर्यटन का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले गाँव को सम्मानित किया जाता है। अगली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है। खगोलविदों ने 8 अरब वर्ष पहले घटित आकाश गंगाओं के विलय की घटना से उत्पन्न फास्ट रेडियो बर्स्ट का पता लगाया है। फास्ट रेडियो बर्स्ट रेडियो तरंग आवृत्तियों में विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक चमकदार और क्षणिक विस्फोट है। ये आमतौर पर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक ही अस्तित्व में रहता है। फास्ट रेडियो बर्स्ट को पहली बार 2007 में देखा गया था। इससे पहले ज्ञात सबसे पुराना FRB 5 अरब वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था। फास्ट रेडियो बर्स्ट का ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर का उपयोग करके पता लगाया गया था। यह ऑस्ट्रेलिया में स्थापित एक रेडियो टेलीस्कोप है। फास्ट रेडियो बर्स्ट ब्रह्मांड में घटित होने वाली सामान्य परिघटनाएं हैं। क्योंकि फास्ट रेडियो बर्स्ट पृथ्वी पर पहुंचने तक अपनी ऊर्जा खो देती हैं, इसीलिए इनका पता लगाना मुश्किल होता है। जब ये बर्स्ट आकाश गंगाओं से होकर और 2 या 2 से अधिक आकाश गंगाओं के बीच से गुजरती है, तब उन्हें गर्म गैसों का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगे उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों की तुलना में ज्यादा धीमी हो जाती हैं। इस परिघटना को परिक्षेपण यानी डिस्पर्जन के रूप में जाना जाता है। ये परिघटना वैज्ञानिकों को उन आकाश गंगाओं के बीच मौजूद पदार्थ का पता लगाने और मापने का अवसर देती हैं, जो वर्तमान में हमारे लिए अदृश्य होते हैं। हालांकि फास्ट रेडियो बर्स्ट के उत्पन्न होने का कारण पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों को लगता है कि इनके स्रोत हो सकते हैं श्वेत वामन तारे, न्यूट्रॉन तारे जैसे तारकीय अवशेष, और आकाश गंगाओं की टक्कर से भी इनके स्रोत का पता चल सकता है। FRBs यानी कि फास्ट रेडियो बर्स्ट का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये ब्रह्मांड के विस्तार का पता लगाने में सहायक हैं और ब्रह्मांड के भार की माप में भी मदद कर सकते हैं।
अगला टॉपिक है, सरकार ने सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए स्टार लेबलिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत नागरिक सोलर पीवीएम या सोलर पैनलों को लगवाते समय उचित जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकेंगे। सौर पैनल सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। वर्ष 2014 से 22 के बीच भारत में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में 30% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई है। ये स्टार लेबलिंग पहले 2 साल के लिए स्वैच्छिक होगी, उसके बाद इसे अनिवार्य बना दिया जाएगा। कार्यक्रम से अपेक्षित परिणाम ये हो सकते हैं कि 1 स्टार से 5 स्टार सोलर पीवीएम की तरफ बढ़ने से लगभग 35% अतिरिक्त बिजली उत्पादन संभव हो सकेगा। इसके अलावा 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति वर्ष 30 मिलियन टन की कमी की जा सकेगी। स्टार लेबलिंग प्रोग्राम को विद्युत मंत्रालय के अधीन 2006 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत के संदर्भ में उचित जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। साथ ही अत्यधिक ऊर्जा की खपत करने वाले विविध उपकरणों के ऐसे विकल्प प्रस्तुत करना है जो बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करेंगे। स्टार लेबलिंग प्रोग्राम का कार्यान्वयन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो करेगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित किया गया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने और भी कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि व्यावसायिक भवनों को स्टार रेटिंग प्रदान करना, इको निवास संहिता, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पैट योजना आदि। स्टार लेबलिंग प्रोग्राम के तहत 15 उपकरणों के लिए ये प्रोग्राम अनिवार्य है और 20 के लिए स्वैच्छिक है। इस कार्यक्रम की मदद से प्रतिवर्ष लगभग 58 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी की जा सकेगी। स्टार लेबलिंग के लिए जिन उपकरणों की सूची बनाई गई है उनमें 15 अनिवार्य हैं और 20 स्वैच्छिक हैं। सूची में दिए गए उपकरणों को आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक समिति ने इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना की सिफारिश की है। प्रस्तावित ISRC एक विश्व स्तरीय अनुसंधान संस्थान होगा। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर्स, पैकेजर्स तथा डिजाइन से लेकर उत्पाद चरण तक की एकीकृत प्रणालियों का वैश्विक फाउंड्री आपूर्तिकर्ता बनाना है। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक और कंडक्टर यानी सुचालक और इंसुलेटर यानी कि कुचालक के बीच की चालकता वाले पदार्थ होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और दूरसंचार उपकरणों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स के अन्य उत्पादों में सेमीकंडक्टर आवश्यक घटक है। इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर वैश्विक सेमीकंडक्टर अनुसंधान और नवाचार केंद्र बनने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। ICRC के रोडमैप में मूलभूत स्तंभ शामिल हैं। एडवांस सिलिकॉन पैकेजिंग से जुड़ा अनुसंधान एवं विकास, कंपाउंड या पावर सेमीकंडक्टर, चिप डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन उपकरण। समिति के मुताबिक इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर के कार्य होंगे किसी उत्पाद की आरंभिक अवधारणा के सत्यापन के लिए एक मंच प्रदान करना, वर्कलोड आधारित प्रोटोटाइप तैयार करना, उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G या 6G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या विनिर्माण के लिए 4.0 के लिए अगली पीढ़ी की चिपसेट आधारित पैकेजिंग आदि। ISRC जैसे शोध केंद्र की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये उद्योग 4.0 के तहत डिजिटल रूपांतरण को सक्षम करने में सहायक होगा। वैश्विक मूल्य श्रृंखला से गहन रूप से एकीकृत होने से सभी क्षेत्रों में गुणक प्रभाव वृद्धि दर्ज होगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उच्च घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देगा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र से संबंधित और भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि इसके विनिर्माण में अधिक संसाधनों का उपयोग होता है और इसकी निर्माण प्रक्रिया भी महंगी है। इसके लिए नियमित बिजली आपूर्ति जरूरी है। चिप निर्माण के लिए आवश्यक अतिशुद्ध जल की कमी है। सेमीकंडक्टर्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकाइयों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। वित्तीय प्रोत्साहन देने और डिजाइन अवसंरचना की सहायता के लिए डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन संचालित किया जा रहा है। चिप निर्माण पहल भी शुरू की गई है। भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स या सिलिकॉन फोटोनिक्स या सेंसर सहित फैब या डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब और सेमीकंडक्टर ATMP या OSAT सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना संचालित की जा रही है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। कूटनीतिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961। भारत ने वियना कन्वेंशन के अनुसार कनाडा के साथ आपसी कूटनीतिक या राजनयिक संबंधों में समानता की मांग दोहराई है। वियना कन्वेंशन स्वतंत्र संप्रभु राज्यों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना, रखरखाव और समाप्ति के लिए एक संपूर्ण फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
ये राजनयिक मिशनों के कार्यों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों और उनकी नियुक्तियों को विनियमित करने वाले नियमों को दर्शाता है। इस कन्वेंशन का अनुच्छेद 11.1 अन्य देशों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के आकार से संबंधित है। इस पर 1961 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये 1964 में लागू हुआ था। भारत सहित इसके 60 हस्ताक्षरकर्ता हैं और 193 पक्षकार हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड सीएसबी ने जन्म के समय लिंगानुपात में वृद्धि को रेखांकित किया है। ये अनुपात 2017 से 2019 के दौरान 904 से बढ़कर 2018-20 में 907 हो गया था। सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रभारी इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका कार्य है लिंग चयन तकनीकों के उपयोग और दुरुपयोग से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना, अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करना। अगला टॉपिक है भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ने STPI गुरुग्राम में एपियरी सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की एक अत्याधुनिक इंक्यूबेशन इकाई स्थापित की है। एपियरी ब्लॉकचेन तकनीक पर केंद्रित है। STPI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी है। इसे 1991 में स्थापित किया गया था। ये IT या ITES उद्योग, अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप्स और उत्पाद या बौद्धिक संपदा निर्माण को बढ़ावा देता है। साथ ही ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, AI इत्यादि उभरती तकनीकों में COE यानी सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स या टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर स्थापित करने में भी संलग्न है। इसका उद्देश्य देश से सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करने में सिंगल विंडो के रूप में कार्य करना भी है। भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान IICA और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद ने समावेशिता के लिए जॉब कोच कार्यक्रम के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IICA का उद्देश्य कॉर्पोरेट जगत को विविधता से युक्त कार्यबल के निर्माण और प्रबंधन के लिए ज्ञान, कौशल और दक्षता प्रदान करना है। IICA कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। ये एकीकृत और बहुविषयक तरीके से भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र के विकास में मदद करने के लिए एक थिंक टैंक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करता है। IICA को 2008 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। पिंक बॉलवर्म से बीटी कपास की फसल को पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बैसिलस थुरिएंजिसिस यानी बीटी कपास में मिट्टी के बैक्टीरिया से प्राप्त जीन शामिल रहते हैं। कपास की ये फसल इस जीन के कारण एक प्रोटीन बनाती है जो कुछ प्रकार के कीटों के लिए घातक होता है। ये प्रोटीन अमेरिकन बॉलवर्म के लिए भी विषाक्त है, लेकिन अब ये प्रोटीन PBW पर प्रभावी नहीं हो रहा है। PBW यानी पिंक बॉलवर्म का वैज्ञानिक नाम पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला है। बॉलवर्म विविध शलभों या पतंगों यानी कि मॉथ्स के लार्वा होते हैं। ये संभवतः पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र की मूल प्रजाति है। पिंक बॉलवर्म का प्रभाव ये होता है कि वयस्क मादा पिंक बॉलवर्म कॉटन बॉल्स पर अंडे देती है और अंडों से निकलने वाले ये नए लार्वा बीजों को खाते हैं और कपास के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे कपास की उपज और गुणवत्ता कम हो जाती है। लेमुरु हाथी रिजर्व। कोयला मंत्रालय ने लेमुरु हाथी गलियारे में आने वाली कोयला खदानों को डी-नोटिफाई करने के छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। हाथी ओडिशा और झारखंड से छत्तीसगढ़ की ओर विचरण करते रहते हैं और इसी क्रम में मानव और हाथियों के बीच संघर्ष की घटनाएं घटने लगती हैं। इसी मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए लेमुरु हाथी रिजर्व की स्थापना की गई है। ये रिजर्व हसदेव अरण्य वनों का हिस्सा है। हसदेव अरण्य राज्य के छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। ये विविधता से समृद्ध जैव क्षेत्र हैं। इसमें कोयले के भंडार भी प्रचुर मात्रा में मौजूद है। INS इम्फाल भारतीय नौसेना को सौंपा गया। ये पहला युद्धपोत है जिसे विशेष रूप से महिला विंग को दिया गया है। INS इम्फाल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। ये प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत बना तीसरा पोत है। इससे पहले INS विशाखापत्तनम और INS मोरमुगांव का निर्माण किया गया था। इसे मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। ये सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 मिसाइल से लैस है। ये सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल सतह से सतह पर मार
करने वाली मिसाइल है, वहीं बराक 8 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। प्रोजेक्ट 15B पिछले दशक में कमीशन किए गए कोलकाता श्रेणी प्रोजेक्ट 15A विध्वंसक का अनुवर्ती है। प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के विध्वंसकों में 72% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, वहीं प्रोजेक्ट 15A में 59% और प्रोजेक्ट 15 में 42% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। ग्रेफाइट। चीन ने ग्रेफाइट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन दुनिया का शीर्ष ग्रेफाइट उत्पादक और निर्यातक राष्ट्र है। चीन इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाली बैटरियों के एनोड्स के लिए दुनिया के 90% से ज्यादा ग्रेफाइट को परिष्कृत करता है। ग्रेफाइट या प्लमेंगो या ब्लैक लेड क्रिस्टलीय कार्बन का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्वरूप है। प्राकृतिक रूप से ये अत्यधिक क्रिस्टलीय, आकारहीन और परतदार होता है, लेकिन कृत्रिम तौर पर इसे कोक और पित्त से बनाया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन के सामान्य अपरूपों में से एक है। ये ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है। इसका उपयोग पेंसिल, स्नेहक, पॉलिश, बैटरी, परमाणु रिएक्टरों के कोर आदि में किया जाता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। जाम्बिया, यहाँ की राजधानी लुसाका है। भारतीय रक्षा सचिव ने जाम्बिया के रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव के साथ बैठक की। ये पश्चिम दिशा में अपनी भूसीमा अंगोला के साथ साझा करता है। इसके दक्षिण पश्चिम में नामीबिया का छोटा सा हिस्सा लगता है। इस हिस्से को कैप्रिवी पट्टी के नाम से जाना जाता है। इस पट्टी के पूर्वी छोर पर जाम्बिया और उसके 3 पड़ोसी देश नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे अवस्थित है। इसके दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, पूर्व में मलावी, उत्तर पूर्व में तंजानिया और उत्तर पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अवस्थित है। ये दक्षिण मध्य अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध देश है। ये एक ऊंचे पठार पर अवस्थित है। इसका नाम जाम्बेजी नदी के नाम पर पड़ा है। इसका उच्चतम बिंदु माफिंगा सेंट्रल है। इसकी सबसे लंबी नदी काफू नदी है, जो जाम्बेजी की सहायक नदी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।